नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आइए सुनते हैं आज की कहानी हीरे का हार, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। कहानी कुछ इस प्रकार है। आज सवेरे ही गुलाब दी काम में लगी हुई है। उसने अपने मिट्टी के घर के आंगन को गोबर से लीपा है। उस पर पिसे हुए चावल से मंडन मांडे हैं। घर की देहली पर उसी चावल के आटे से लकीरें खींची हैं और उन पर अक्षत और बिलपत्र रखे हैं। धूप की 9 डलियां चुनकर उसने लाल डोरा बांधकर उसकी कुलदेवी बनाई है और एक पत्ते के दोने में चावल भरकर उसे घर के अंदर भीत के सहारे एक लकड़ी के देहरे में रखा है। कल पड़ोसी से मांग कर गुलाबी रंग लाई थी और उससे रंगी हुई चादर बेचारी को आज नसीब हुई है। लठिया टेकती हुई बुढ़िया माता की आंखें यदि 3 वर्ष की कंगाली और पुत्र वियोग से और 1.5 वर्ष की बीमारी की दुखिया की आंखें और उनमें ज्योति बाकी रही तो दरवाजे पर लगी हुई है। 3 वर्ष के पति वियोग और दरिद्रता की प्रबल छाया से दिन रात के रोने से पथराई और सफेद हुई गुलाबदी की आंखों पर आज फिर यौवन की ज्योति और हर्ष के लाल डोरे आ गए हैं। और 7 वर्ष का बालक हीरा, जिसका एकमात्र वस्त्र कुर्ता खार से धोकर कल ही उजाला कर दिया था, कल से ही पड़ोसियों से कहता फिर रहा है कि मेरा पापा आएगा। यानी माँ और पत्नी और बेटा, ये 3 लोग उस घर में रहते हैं। बाहर खेतों के पास लकड़ी की धमाधम सुनाई पड़ने लगी। जान पड़ता है कोई लंगड़ा आदमी चला आ रहा है, जिसके एक लकड़ी की टांग है। 10 महीने पहले एक चिट्ठी आई थी, जिसे पास के गांव के पटवारी ने पढ़कर गुलाब देई और उसकी सास को सुनाया था। उसमें लिखा था, लाहन सिंह की टांग चीन की लड़ाई में घायल हो गई है और हांगकांग के अस्पताल में उसकी टांग काट दी गई। माता के वात्सल्यमय और पत्नी के प्रेममय हृदय पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि बेचारियों ने 4 दिन तक रोटी नहीं खाई। तो भी अपने ऊपर सत्य आपत्ति आती हुई और आई हुई जानकर भी हम लोग कैसे आंखें मीच लेते हैं और आशा की कच्ची जाली में अपने को छिपाकर कवच से ढका हुआ समझते हैं। वे कभी कभी आशा किया करती थीं कि दोनों पैर सही सलामत लेकर लाहन सिंह घर आए तो कैसा हो, और माता अपनी बीमारी से उठते ही पीपल के नीचे के नाग के यहाँ पंच पकवान चढ़ाने गई थी कि नाग बाबा, मेरा बेटा दोनों पैरों से चलता हुआ खुशी खुशी घर आए। उसी दिन लौटते हुए उसे एक सफेद नाग भी दिखा था, जिससे उसे आशा हुई कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। पहले पहले तो सुखदेई को ज्वर की बेचैनी में पति की टांग कभी दाहिनी कभी बाईं, किसी दिन कमर के पास से और किसी दिन पिंडली के पास से और कभी टखने के पास से कटी हुई दिखाई देती थी। फिर जब उसे
साधारण स्वप्न आने लगे तो वह पति को दोनों जांघों पर खड़ा देखकर बहुत खुश हुई। यह न जान पड़ा कि मेरे स्वास्थ्य मस्तिष्क की स्वास्थ्य स्मृति को अपने पति का वही रूप याद है जो उसने देखा था, परंतु वह समझी कि किसी करामात से दोनों पैर चंगे हो गए हैं। किंतु अब उनकी अविचारित रमणीय कल्पनाओं के बादलों को मिटा देने वाला यह भयंकर सत्य लकड़ी का शब्द आने लगा, जिसने उनके हृदय को दहला दिया। लकड़ी की टांग की प्रत्येक खटखटाहट मानो उनकी छाती पर हो रही थी, और ज्यों-ज्यों वह आहट पास आती जा रही थी, त्यों-त्यों उसी प्रेम मात्र के मिलने के लिए उन्हें अनिच्छा और डर महसूस होने लगा था, जिसकी प्रतीक्षा में उसने 3 वर्ष बिता दिए थे, और 3 वर्ष कोय उड़ाते और पल पल गिनते काटे थे। प्रत्येक वे अपने हृदय के किसी आंतरिक कोने में यह इच्छा करने लगी कि जितने पल विलंब से उसने मिले उतना ही अच्छा, और मन की भांति वे 2 जांघों वाला लाहन सिंह की आदर्श मूर्ति को चित्रित करने लगी, और अब फिर कभी न दिख सकने वाला दुर्लभ चित्र में इतनी लीन हो गई कि एक टांग वाला सच्चा जीता जागता लाहन सिंह आंगन में आकर खड़ा हो गया, और उसके इस हंसते हुए वाक्य से उनकी निद्रा खुल गई। अम्मा, क्या अंबाले की छावनी से मैंने जो चिट्ठी लिखवाई थी वह पहुंची नहीं क्या? माता ने झटपट जवाब दिया, और सुखदेई मुंह पर घूंघट लेकर कलश लेकर अंदर घर की देहिनी द्वार साख पर खड़ी हो गई। लाहन सिंह ने भीतर जाकर देहरी के सामने सिर नवाया और अपनी पीठ पर गठरी को एक कोने में रख दिया। उसने माता के पैरों को छूकर अपने हाथ सर पर लगाए, और माता उसके सर को अपनी छाती के पास ले जाकर उसके मुख को आंसुओं की वर्षा से धो दिया, जिस पर गोलियों की वर्षा के चिन्ह कम से कम 3 जगह स्पष्ट दिख रहे थे। अब माता उसको देख सकी। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी, और बीच बीच में 3 घाव के गड्ढे थे। बालकपन में जहाँ सूर्य, चंद्र, मंगल आदि ग्रहों की कुदृष्टि को बचाने वाला तांबे चांदी की पतड़ियों और मूंगे की आदि का गठला था, वहां अब लाल फीते से 4 चांदी के गोल गोल तमगे लटक रहे थे, और जिन टांगों ने बालकपन में माता की रजाई को 50-50 दफा उखाड़ दिया था, उनमें से एक की जगह चमड़े के तमसों से बंधा हुआ डंडा था। धूप से स्याह पड़े हुए और मेहनत से कुम्हलाए हुए मुख पर और महीनों तक खटिया सीने की थकावट से पिलाई हुई आंखें पर एक भी प्रकार की एक तरह के स्वावलंबन की ज्योति थी, जो अपने पिता पितामह के घर और उनके पितामहों के गांव को देखकर वह खिलने लगी थी। माता रुधे हुए गले से न कुछ कह सकी न कुछ पूछ सकी। चुपचाप उठकर सब सोच समझकर बाहर चली गई। गुलाबदेई, जिसके सारे अंग में बिजली की धाराएं दौड़ रही थीं और जिसके नेत्र पलकों को धकेल देते थे, इस बात की प्रतीक्षा
न कर सके कि पति की खुली हुई बाहें उसे समेटकर प्राणनाथ के हृदय से लगा लें, किंतु उसके पहले ही उसका सिर, जो विषाद के अंत और नवसुख के आरंभ से चकरा गया था, पति की छाती पर गिर गया और हिंदुस्तान की स्त्रियों में एकमात्र भाव अश्रु के द्वारा उनकी 3 वर्ष की कैद हुई मनोवेदना बहने लगी। वह रोती गई और रोती गई। क्या यह आश्चर्य की बात है? जहाँ की स्त्रियां पत्र लिखना पढ़ना नहीं जानती और शुद्ध भाषा में अपने भाव नहीं प्रकाश कर सकती, और जहाँ उन्हें पति से बात करने का समय भी चोरी से मिलता है, वहाँ नित्य अविनाशी प्रेम का प्रभाव क्यों नहीं अश्रुओं की धारा की भाषा में बहेगा? प्रेम का नाम आनंद है। इसकी बेला जन्म जन्मांतर तक चलती है। गुलाबदेई को 3 वर्ष के बाद पति का स्पर्श मिला था। पहले तो वे लाजवंती सी छुई मुई हुई, फिर वह फूली हुई बनिए की लड़की सी पंक्ति में धंसती चली गई। पहाड़ी नदी के बांध टूटना ही चाहते थे कि लाहन सिंह लड़खड़ा गया और गिरते गिरते बचा। सकुचाई सी शर्माई सी गुलाबदेई ने लाहन सिंह को चिकोटी काटते हुए कहा, बस। और आंखों ही आंखों में बिहारी की नायिका के समान भरे मान में मानो कहा, कबाड़ी के सामने भी कोई लहंगा पसारेगी? हारे को हरे नाम। गुलाबदेई मेरी प्राण प्यारी, मैं हारा नहीं हूँ। सुनो, मर्द और कर्द कभी कन्ने नहीं होते गुलाबो। और चीन की लड़ाई ने तो मेरी धार और तेज कर दी है। लाहन सिंह तन कर खड़ा हो गया था। गुलाबदेई सरसों सी खिल आई, मानो लाहन सिंह उसे कल ही ब्याह के लाया हो। माँ रसोई करने चली गई थी। 3 साल बाद बेटा आया था। उसके कानों में बैसाखियों की खड़खड़ाहट अब भी सुनाई दे रही थी। भगवती से कितनी मिन्नतें मांगी थीं। वह शिव जी के मंदिर भी हो आई थी। आखिर देवी देवता चाहें तो वह सही सलामत भी आ सकता था, परंतु अब तो वह साक्षात सामने था। फिर भी माँ को किसी चमत्कार की आशा थी। वह सिंधु बाबा से पूछ लेने भी जाएगी। फिर देगची में करछी हिलाते हुए सोचने लगी, देश के लिए टांग गंवा दी तो क्या हुआ? उसकी छाती फूल गई। बेटे ने माँ के दूध की लाज रखी थी। पापा, तुम आ गए? हाँ बेटा, लाहन सिंह ने उसे अंक में भरते हुए कहा। पापा, इतने दिन कहाँ थे? बेटा, मैं लाम पर था। चीन से युद्ध हो रहा था ना। चीन कहाँ है? मासूमियत से बालक ने पूछा। पिता बोला, हिमालय के उस पार। तुम भी चलोगे ना? अब मैं नहीं जाऊंगा, फौज से मेरी छुट्टी हो गई है। फिर सोचकर उसने कहा, बेटा, तुम बड़े हो जाओ तो फौज में भर्ती हो जाना। मैं भी चीनियों को मार गिराऊंगा, लेकिन पापा, क्या मेरी टांगें भी कट जाएंगी? धत तेरी, ऐसा नहीं बोलते। टांग कटे दुश्मनों की। फिर हीरे ने जेब में आम की गुठली से बनाई पीपनी निकाली और बजाने लगा। बरसात में आम की गुठलियां उगाती हैं और बच्चे उस पौधे को उखाड़कर गुठली में से
गिटक निकालकर बजाने लगते हैं। बड़े बूढ़े खौफ दिखाते हैं कि गुठलियों में सांप के बच्चे होते हैं, परंतु इन बंदरों को कौन समझाए। आदमी के पूर्वज जो ठहरे। तो मदरसे जाते हो? जाता हूँ, लेकिन मौलवी की लंबी दाढ़ी से डर लगता है। क्यों? दाढ़ी में उसका मुंह दिखाई नहीं देता। तुम्हें मुंह से क्या लेना? अच्छे बच्चे गुरु जी की ऐसी बातें नहीं करते। मेरा नाम तो अभी कच्चा है। नाम कच्चा है या कच्ची में हो? मैं पक्की में हो जाऊंगा, लेकिन बड़ी माँ ने अठन्नी नहीं दी। फीस लगती है। और यह पीपनी बजाता हुआ गायब हो गया। लाहन सिंह सोचने लगा, उम्र कैसे ढल जाती है। पहाड़ी, नदी नाले, मैदान तक पहुंचते पहुंचते संयम हो जाते हैं। ढलती हुई उम्र में वर्तमान के खिसकने और भविष्य के अनिश्चय घेर लेते हैं। चीन की लड़ाई में जख्मी होने पर वह अस्पताल में था, तो हर नर्स उसे 8-9 साल की सूबेदारनी दिखाई देती। सिस्टर नैन्सी से एक दिन उसने पूछा भी था, सिस्टर, क्या कभी तुम 8 साल की थीं? अरे, बिना 8 साल की उम्र पार किए मैं 22 की कैसे हो सकती हूँ? तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ, वह 8 साल की छोकरी दही में नाहक हुई, बाहर की फूलों सी मुस्कुराती हुई मेरी जिंदगी में आई थी और फिर एक एक विलुप्त हो गई। सूबेदारनी बन गई। कहते कहते वह खो गया था। हवलदार, तुम परी कथाओं में विश्वास रखते हो क्या? ऐसा नर्स ने कहा। परियों के पंख होते तो वे उड़कर जहां चाहे वहां चली जाती। कल्पना ही तो जीवन है। परंतु तुम्हें तो शौर्य मेडल मिला है। अगर मेरी कल्पना में 8 वर्षीय कन्या न होती तो कभी मुझे शौर्य मेडल न मिलता। मेरी प्रेरणा वही थी। तुमने विवाह नहीं बनाया? नैन्सी ने पूछा। विवाह तो बनाया। कनेर के फूल सी लहलाती मेरी पत्नी है, एक बेटा है और मेरी बूढ़ी माँ है। तो फिर परियों की कल्पना, 8 वर्ष की कन्या का ध्यान? हाँ सिस्टर, मैंने 35 साल पहले उस कन्या को देखा था। फिर वह ऐसे गायब हुई जैसे कुरली बरसात के बाद कहीं अदृश्य हो जाती है, और मैं अकेला। नैन्सी चली गई। वह सोचता रहा था। स्वप्न में सफेद कौओं का दिखाई देना शुभ लक्षण है या अशुभ का प्रतीक? अस्पताल में अर्ध निमिलित आंखों से अनेक देवता आते। कभी उसे लगता कि फनियार नाग ने उसे कमरे में कस लिया है। शायद यह नपुंसकता का संकेत न हो। वह दहल जाता। माँ, पत्नी और हीरा कैसे होंगे? गांव में तो वैसे ऐसा कुछ नहीं जो भय करे, लेकिन 3 साल तो बहुत होते हैं। वे कैसे रहते होंगे? युद्ध में तो तनख्वाह भी नहीं पहुंचती होगी। फिर उसे ध्यान आया कि जब वह चलने लगा था तो माँ ने कहा था, बेटा, हमारी चिंता न करना। आंगन में पहाड़िए का बांस हमारी रक्षा करेगा। फिर उसे ध्यान आया, कई बार पहाड़िया नाराज हो जाएं तो घर को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। आप चावल की बोरी को रखें, वह अचानक खुल जाएगी।
और चावलों का ढेर लग जाएगा। कभी पहाड़िया पशुओं को खोल देगा। अरे नहीं, पहाड़िया तो देवता होता है जो घर परिवार की रक्षा करता है। वह आश्वस्त हो गया। मुनुआ, तू कथी चला गया था? माँ, फौजी तो हुक्म का गुलाम होता है। जर्मन की लड़ाई से वापस आया था, उसको तो कोई अंग भंग नहीं हुआ था, और तू पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहा। तुझे घर की याद नहीं आई? अम्मा, फिरकू तो फिरकी की भांति घूम गया होगा, लेकिन मैं तो वीर की माँ का सपूत हूँ। उस पहाड़ी माँ का जो स्वयं बेटे को युद्ध भूमि में तिलक लगाकर भेजती है। बहाना बनाकर लौटना राजपूत को शोभा नहीं देता। हाँ, सो तो तमगे से दिख रहे है। लेकिन लेकिन क्या अम्मा, तुम चुप क्यों हो गई? गुलाबदेई तो वीरांगना है, उसे तो गर्व होना चाहिए। हाँ बेटा, फौजी की औरत तो तमगे के सहारे ही जीती है। लेकिन लेकिन क्या अम्मा, कुछ तो बोलो। उसका हाल तो बेहाल रहा। आदमी के बिना औरत अधूरी है, और फौजी की औरत पर तो कितनी उंगलियां उठती हैं, तुम क्या जानो। क्या तमगे तुम्हारी दूसरी टांग वापस ला सकती? और तुम 3 साल से सरकार ने सुध बुध नहीं ली कि कहाँ हो। लाहन सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। सूबेदारनी ने किस अनुनय विनय से उसे भींद लिया था। हजार सिंह बोधा सिंह की रक्षा करके उसे कौन सा मोर्चा मार लिया था। वह युद्ध भूमि में तड़प रहा था। रेड क्रॉस वैन बाप बेटे को लेकर चली गई थी। उसने जो कहा था मैंने कर दिया था। सोचकर फूल उठा, लेकिन गुलाबदेई के यौवन का अंधड़ कैसे निकाला होगा। लोग कहते होंगे बरसाती नाले का अंधड़ आया और वह झरबेरी सी बिछड़ गई थी। तूफान में दबी सहमी सी, लंगड़े खामोश सी नहीं लंगड़ी, वह कहाँ है? लंगड़ा तो लाहन सिंह आया है, चीन में नैन्सी से बतियाता खिलखिलाता। अम्मा फिर रसोई में चली गई। गुलाबदेई उसकी लकड़ी की टांग को सहला रही थी। शायद उसमें स्पंदन पैदा हो जाए, शायद वह फिर दहाड़ने लगे। तभी लाहन सिंह ने कहा, गुलाबो, यह नहीं, दूसरी टांग। वह दोनों टांगों को दबाने लगी थी और अश्रुधारा उसके मुख को धो रही थी। वह फिर बोला, गुलाबो, तुम्हें मेरे अपंग होने का दुख है? नहीं तो। वह फिर रो क्यों रही हो? फौजी की बीबी रोए भी तो लोग हंसते हैं, और अगर हंसे भी तो व्यंग बाण छोड़ते हैं। वह तो जैसे लावारिस औरत है। वह फूट पड़ी थी। मैं तो सदा तुम्हारे पास था। अच्छा, अब जरा वह खिलखिलाई। हीरे का हीरा पाकर भी तुम बेबस रही, और तुम्हारे पास क्या था? तुम नहीं, कोई मैम तुम्हें सुलाती होंगी और तुम मोम से पिघल जाते होगे। मर्द ऐसे ही होते हैं। जरा खुलकर कहो ना। गोरी चिट्टी मैम देखोगे, देखते ही लट्टू हो गए होगे तुम। तुम्हें शंका है क्या? तभी तो इतने साल सुध नहीं ली तुमने। अरे, मैं तो तुम्हारे पास ही था हमेशा।
और वह सूबेदारनी कौन थी? क्या मतलब? तुम अब भी माँ से कह रहे थे, उसने कहा था। जो कहा था मैंने पूरा सुन लिया। हाँ, मैं जो कह सकता था वह कर दिया। लेकिन युद्ध में सूबेदारनी कहाँ से आ गई? वह कल्पना थी। तो क्या गुलाबो मर गई थी? मैं कल्पना में भी याद ना आई। मैं तुम्हें उसे मिलाने ले चलूंगा। हम्म, मिलाओगे खुद और बहाना मेरा। अब मैं घर चला जाता हूँ। मेरे लिए तो तुम कब के जा चुके हो, और आकर भी कहाँ आ पाए? गुलाबो, तुम भूल रही हो, मैंने कहा था ना, मर्द और कर्द कभी खुन्ने नहीं होते, उन्हें चलाना आना चाहिए। अच्छा अच्छा, छोड़ो भी अब, हीरा आ जाएगा। और दोनों ओबरी में चले गए। सदियों बाद जो मिले थे, छोटे छोटे सुख मनोमालिन्य को धो डालते हैं और एक दूसरे के प्रति आश्वस्त जीवन का आधार बनाती है। दाम्पत्य जीवन को हरा भरा बना देती है। गुलाबदेई लहलाने लगी थी और आंगन में अचानक धूप खिलाई थी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।